चले हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे हैं और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में चलें आपकी बुक के अंदर पेज नंबर 332 पर जो कुछ लिखा हुआ है आपकी बुक से ही रीड कर कर आपको बता रहा हूँ। सर्टेन मॉलिक्यूल्स और आयंस मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। What is concentration against the concentration gradient? What is against the concentration gradient? From lower concentration to high concentration with the help of specific transport protein embedded in the cell membrane. अब आप देखो ये है कोई भी मॉलिक्यूल, मिसाल के तौर पे चले मैंने पहले ग्लूकोज कहा था, अब मैं सोडियम कह रहा हूं, ये सोडियम है। सोडियम बाहर तो 2 मॉलिक्यूल ये सोडियम के हो गए, अंदर सोडियम पहले ही बहुत ज्यादा है। इसको जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। अभी सोडियम ने बाहर से जो है वो कहाँ जाना है, अंदर जाना है, बाहर से अंदर जाना है। अब ये लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, इस ये अब जो मूव कर रहा है ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कर रहा है, हाई से लो की तरफ। अब ये जाहिर सी बात है इधर से तो गुजरेगा नहीं, सेल मेम्ब्रेन तो इसको गुजरने नहीं देगी। सॉरी, ये फोस्फोलिपिड के पास से तो गुजरेगा नहीं क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल है। अब दूसरी बात है कि ये डायरेक्ट ऐसे वो जो चैनल प्रोटीन थे उनसे भी नहीं जा सकता, क्योंकि इसको क्या, क्योंकि ये जो है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट ने के जरिए नहीं जाना है, इसने तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए जाना है। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ और भी प्रोटीन होते हैं जिनको हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। यहाँ पर कोई आपकी बुक में जो नाम लिखा हुआ है वो क्या है, वो है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, या जिनको हम पंप भी कहते हैं, प्रोटीन पंप। अब यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन के अंदर लगे हुए होते हैं प्रोटीन पंप। ये प्रोटीन पंप जो है वो इसको पकड़ कर धकेलते हैं, कहाँ पर, इसको अंदर की तरफ धकेल देते हैं। और इन प्रोटीन पंप को, इनको अंदर की तरफ धकेलने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, एटीपी की जरूरत होती है। एटीपी इन प्रोटीन पंप को एनर्जी देंगे, फिर ये प्रोटीन पंप इनको कहाँ धकेलेंगे, इनको सेल के अंदर की तरफ धकेलेंगे। The transport take place at the expense of cell metabolic energy. इसमें सेल की मेटाबॉलिक एनर्जी इस्तेमाल होती है। मेटाबॉलिक एनर्जी का मतलब क्या है, एटीपी इस्तेमाल होता है। तो ऐसी ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट के हवाले से कौन कौन से पॉइंट्स याद रखने हैं, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है ये मैं आपको बता चुका। इसके अंदर कौन से प्रोटीन इस्तेमाल होते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, जिनको हम प्रोटीन पंप भी कहते हैं। थर्ड चैप्टर में जब नर्व इम्पल्स पढ़ोगे तो उसमें सोडियम और पोटेशियम पंप लगे हुए होते हैं, तो इसको हम प्रोटीन पंप भी कहते हैं। इसके अलावा इसमें मेटाबॉलिक एनर्जी इस्तेमाल होती है। मेटाबॉलिक एनर्जी का मतलब क्या है कि एटीपी जो है वो यूज होते हैं। अच्छा, अब एक बात आप याद रखोगे कि अगर आपसे पूछा जाए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कौन सी चीज सिमिलर है, दोनों के अंदर प्रोटीन इस्तेमाल होते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी प्रोटीन इस्तेमाल हुए हैं और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी प्रोटीन इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एटीपी यूज नहीं हुई और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या यूज हुए हैं, एटीपी के अंदर जो है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर एटीपी जो है वो यूज हुए हैं। The cells of tissue carrying out active transport are characterized by presence of numerous mitochondria, high rate of respiration, high concentration of ATP। हमारी बॉडी के वो सेल्स जहां पर क्या हो रही होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही होती है। अगर चाहे वो हमारे मसल्स के सेल हों या हमारे न्यूरॉन है के सेल्स हैं जहां पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है, तो जहां पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है वहां पर क्या होती है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी तेज होता है और वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए एटीपी की जरूरत होती है। एटीपी कहाँ पर बनते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी कौन से प्रोसेस से बनते हैं, रेस्पिरेशन से बनते हैं। क्लियर हो गई ये बात कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए उन सेल्स में रेस्पिरेशन भी ज्यादा होना चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि प्लांट्स के अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहाँ कहाँ पर होती है। इन प्लांट्स लोडिंग इज एन एक्टिव ट्रांसलोकेशन प्रोसेस। प्लांट्स के अंदर जो लोडिंग ऑफ फूड होता है ना, लोडिंग ऑफ फूड का मतलब क्या है, देखो ये
फ्लोएम है। फ्लोएम के अंदर ऑलरेडी पहले से ही जो है वो कुछ फूड मौजूद होता है, यहाँ पर पहले ही फूड की कंसंट्रेशन है उनके अंदर। लेकिन जब ये सेल के अंदर जो बनता है फूड, क्लोरोप्लास्ट में जो फूड बन रहा है, तो अभी मिसाल के तौर पे क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये थोड़ा सा फूड बना है, लेकिन यहाँ पर जो आगे की तरफ सेल है, इनमें से तो पहले ही फूड मौजूद है, इनके अंदर पहले से ही ज्यादा फूड मौजूद है। अब फूड की जो लोडिंग होगी, मतलब फूड यहाँ से जो यहाँ की तरफ मूव करके जाएगा, इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने के अंदर क्या होगा, कौन सी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी इसमें एनर्जी इस्तेमाल होती है। अब ये याद रखोगे कि प्लांट के अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट कौन सी है, प्लांट के अंदर जो लोडिंग ऑफ फूड है का जो प्रोसेस है, उसमें क्या होती है, उसके अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। In source cell of leaves, the sucrose concentration of the sieve element and companion cell is much greater than that of mesophyll cell. अब देखो बात जो कह रहा है मैं आपको बताता हूँ, अभी आपको आगे बताना था मैंने सोर्स सेल क्या होते हैं और ये मीजोफिल सेल क्या है, सोर्स सेल क्या है, चलो ये सारे मैं आपको बता देता हूँ। कंपेनियन सेल क्या होते हैं, बहुत सारे नए नाम यहाँ पर आ गए, फिर से एक लीफ बना देता हूँ यहाँ पे, चलो यहाँ पर एक लीफ बना लेता हूँ, ये एक लीफ है, ये लीफ हो गया। और लीफ के अंदर ये वाले जो सेल हैं ये हैं मीजोफिल सेल। ये कौन से सेल हो गए, ये हो गए मीजोफिल सेल। फिर ये यहाँ पर जो सेल हो गए, ये जो सेल हैं ये फ्लोएम के सेल्स हो गए, सीव एलिमेंट जिनको कहते हैं, फ्लोएम के सेल, सीव एलिमेंट कहते हैं फ्लोएम के सेल। और फ्लोएम के सेल के साथ कुछ और भी सेल लगे हुए होते हैं ऐसे, उन सेल्स को हम कहते हैं कंपेनियन सेल। उनको हम क्या कहते हैं, फ्लोएम सेल के साथ ही लगे हुए होते हैं, सीव ट्यूब होती है ना, सीव एलिमेंट कह रहे हैं फ्लोएम के सेल को, और उनके साथ कुछ कंपेनियन सेल भी लगे हुए होते हैं। तो अब देखो मैंने कौन कौन से सेल बताया, इसको मैंने कहा मीजोफिल सेल, ये भी मीजोफिल सेल ही है, ये कंपेनियन सेल है, और ये क्या है, इस वाले सेल के लिए जो हम टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं इसको हम कह रहे हैं सीव एलिमेंट। सीव एलिमेंट कह लो इसको, या आप इसको सीव ट्यूब कह लो, या सीव सेल कह लो। अब देखो यहाँ पर बात क्या कर रहा है, इन प्लांट फ्लोएम लोडिंग इज एन एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन सोर्स सेल्स ऑफ लीव्स द सक्रोज कंसंट्रेशन ऑफ सीव एलिमेंट एंड कंपेनियन सेल इज मच ग्रेटर देन दैट ऑफ मीजोफिल सेल। यानी ये इसके जो दूसरे वाले जो ये मीजोफिल सेल है, अब मीजोफिल सेल के अंदर क्या बना, मीजोफिल सेल के अंदर ये सक्रोज बना या ग्लूकोज बना, सक्रोज। लेकिन कहता है जो सोर्स सेल हैं, सोर्स सेल मतलब लीव्स के जो सेल्स होते हैं, जो दूसरे सेल्स होते हैं, सोर्स सेल्स मीजोफिल सेल के अलावा जो यहाँ पर सेल्स हैं, अब कहता है इनके अंदर जो है वो सक्रोज की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, किसके मुकाबले में, मीजोफिल सेल के मुकाबले में, यानी पहले से ही सक्रोज यहाँ पर जमा होता है। अब क्या होता है, अब मीजोफिल सेल से इस सक्रोज ने कहा जाना है, इधर तक जाना है, इन सेल्स तक जाना है। तो मीजोफिल सेल से सक्रोज जब इन सेल्स तक जाएगा तो लो से हाई की तरफ जाएगा ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्योंकि मीजोफिल सेल के अंदर जो सक्रोज बन रहा होता है वो उसके पास स्टोर थोड़ी हो रहा होता है, वो तो आगे भेजता चला जाता है, तो उसमें तो कंसंट्रेशन ज्यादा होती ही नहीं है। उनमें कंसंट्रेशन ज्यादा होती है जो पहले से सेल जहां पर उसने भेज चुका होता है। तो ये जो फ्लोएम लोडिंग है, ये मीजोफिल सेल से फूड का यहाँ पर जाकर फ्लोएम सेल के अंदर या इनमें जमा होना जो है ये फ्लोएम लोडिंग कहलाता है। तो ये फ्लोएम लोडिंग जो है वो कौन सी ट्रांसपोर्ट है, इसको हम कहेंगे कि ये जो ट्रांसपोर्ट है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। इतना ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, बस इतना याद कर लो एग्जाम्पल में कि बस फ्लोएम लोडिंग जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रही है। हाँ, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बहुत इंपॉर्टेंस है। क्यों इंपॉर्टेंस है, बिकॉज इट एनेबल द सेल्स टू टेक अप न्यूट्रिएंट फ्रॉम आउटसाइड and expel against the concentration gradient as shown in figure number 14.1। अब फिगर नंबर 14.1 को तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। 14.1 जो फिगर है, कहाँ पर है 14.1 फिगर, चलिए ये जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो यही थी जो मैंने आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बता दी। एक ये याद रख लोगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, ये पॉइंट याद रख लोगे, और बस एग्जाम्पल याद रख लोगे जो मैंने आपको दिए।
अब आ जाते हैं हम जो प्रोसेसेस दिए हुए थे जो हमारे ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, उसके लास्ट एक प्रोसेस है वो है इम्बिबिशन। इम्बिबिशन, इम्बिबिशन की अगर मैं डेफिनेशन लिखवाऊं तो डेफिनेशन तो असल उसकी ये है, सोलन ऑफ हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस due to adsorption of water is called imbibition. Soiling of hydrophilic substance due to adsorption of water is called imbibition. सबसे पहले तो इस डेफिनेशन में हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस देख लो। ये हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो पानी को अपने अंदर जज़्ब कर सकते हैं, जो पानी को की तरफ अपनी एफिनिटी दिखाते हैं। मिसाल के तौर पे लकड़ी है ना, एक लकड़ी के टुकड़े को पानी में डाल दो और एक लोहे के टुकड़े को पानी में डाल दो, तो लकड़ी का टुकड़ा जो है वो पानी को अपने अंदर जज़्ब करेगा, फूल जाएगा, लेकिन लोहे का टुकड़ा नहीं फूलेगा। तो इसका मतलब लोहे का टुकड़ा हाइड्रोफिलिक नहीं है, लकड़ी का टुकड़ा जो है वो क्या है? हाइड्रोफिलिक है। या दूसरी मिसाल ले लो, जो चने होते हैं, चनों को रात को पानी में भिगोते हो और सुबह जब देखते हो तो वो चने फूले हुए होते हैं, पानी से फूल जाते हैं, तो वो चने भी क्या है? वो हाइड्रोफिलिक हैं। तो पहली तो बात ये हो गई कि हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस का फूल जाना, सॉइलिंग का मतलब फूल जाना। लिखा हुआ है ड्यू टू एड्सॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब दूसरी चीज आपको समझनी है कि ये एड्सॉर्प्शन क्या होता है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन आपने तो पढ़ा है एब्जॉर्प्शन, लेकिन यहाँ पर एक टर्म आ गई है एड्सॉर्प्शन। अब इनमें क्या फर्क होता है एब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन में? सबसे पहले तो एब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन का फर्क देख लो। क्या होता है? ये एक सेल है, और ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, सही है। अब मैं कहता हूं इन वाटर के मॉलिक्यूल को सेल ने क्या किया? एब्जॉर्ब किया। जब ये एब्जॉर्ब होंगे तो एब्जॉर्ब कैसे होंगे? ये वाटर के जितने भी मॉलिक्यूल्स थे, ये जो नजर आ रहे हैं बाहर, ये वाटर के मॉलिक्यूल कहाँ चले जाएंगे जब एब्जॉर्ब होंगे? तो एब्जॉर्ब होकर ये सेल के अंदर चले जाएंगे, ये और ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये एब्जॉर्ब होगा, सही। ये हो गई एब्जॉर्प्शन, अंदर चले जाते हैं। अब अगर मैं एड्सॉर्प्शन की बात करूं कि एड्सॉर्प्शन क्या होता है, अब ये भी एक सेल है, अब क्या होता है? ये इसके बाहर एक वॉल है। अब क्या है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ये बाहर। अब ये वाटर के मॉलिक्यूल क्या हो? ये वाटर के मॉलिक्यूल आए और ये वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं इसके बाकायदा अंदर तक ना जाएं, बल्कि इसके सिर्फ सरफेस के ऊपर आकर यहाँ पर सरफेस पे जमा हो, ऐसे। अब देखो यहाँ सिर्फ सरफेस पर रहे, ऐसे सरफेस तक पे आ गए। तो ये जो सरफेस पे वाटर के मॉलिक्यूल का जाना है, या इतना इतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होना कि वो सरफेस तक आ गए, तो ये क्या है? ये बेसिकली एब्जॉर्प्शन नहीं कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन, ये क्या होगी? ये एडजॉर्प्शन होगी। जैसे मिसाल के तौर पे ये प्लांट का सेल है, सही है, ये प्लांट का सेल है। प्लांट के सेल के बाहर एक सेल वॉल होती है, सही। अब क्या हुआ? पानी जो है वो कहाँ चला गया? पानी के मॉलिक्यूल जो है वो, ये बाहर था ना पानी का मॉलिक्यूल, पानी का मॉलिक्यूल ये सेल के अंदर चला गया। तो ये क्या, इसको क्या कहोगे? ये हो गई एब्जॉर्प्शन। लेकिन ये जो पानी के मॉलिक्यूल है ये सिर्फ इसके सरफेस पर है, इसकी सेल वॉल पर, सेल वॉल पर, और इसकी सिर्फ सरफेस पर मौजूद है यहाँ पर। तो ये एड्सॉर्प्शन होगी। और जब एड्सॉर्प्शन की वजह से कोई चीज फूल जाती है, और ये फूल जाएगा इसका सेल के बाहर से, ये सेल वॉल ऐसे ऐसे बार बार सिर्फ लेयर बना लेगा,
तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे इम्बिबिशन। जब कोई सब्सटेंस वाटर को एब्जॉर्ब करे और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या हो जाए, वो फूल जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इम्बिबिशन। क्लियर हो रहा है ये? सर Absorption of water and soiling of hydrophilic substance is known as imbibition। पहले तो डेफिनेशन ये कह रहा है कि चीजों का वाटर को एब्जॉर्ब करना, किसको, हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस का, और फूल जाना, और उसको क्या कह रहे हैं, इम्बिबिशन कह रहे हैं। आमिर क्वेश्चन करो, फिर मैं आगे चलता हूँ। सर ये टर्जिडिटी फिर क्या होती है सर? टर्जिडिटी तो ये होती है कि पानी को पहले एब्जॉर्ब किया, फिर एब्जॉर्ब करने के बाद ये सेल के अंदर पूरा अंदर से पानी भर गया, अंदर से पानी भरने के बाद उसने सेल वॉल पे प्रेशर लगाया, फूल गया पानी से, तो वो क्या होगी, वो टर्जिडिटी होती है। अभी आगे ये सारी टर्म आ रही हैं, आगे पढ़ोगे ये सारी टर्म। मतलब सर और जरूरी नहीं है कि एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, बाज़ दफा एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों साथ साथ भी चल सकती हैं, दोनों साथ साथ चल सकती हैं, लेकिन सरफेस पे वाटर का आ जाना जो है वो क्या होगा, सरफेस पे जो वाटर होता है वो होता है एड्सॉर्प्शन। जैसे आप देखो ना कि मिसाल के तौर पे चने, चनों को जब पानी के अंदर रखते हो तो आपको बकायदा लगेगा कि सरफेस गीली होती है चनों की, चनों की सरफेस जो है वो क्या होगी, वो गीली होगी, तो वो वाटर को चनों ने एब्जॉर्ब किया है। अब मिसाल के तौर पे एक चाक होती है ना, कभी चाक को पानी के अंदर डाल देना, चाक होगी ना, चाक को जो है वो आप पानी के अंदर डालना, थोड़ी देर उसको सुखा देना, या चलें चाक को पानी में ना डालें, ऐसा करें आप चाक को ना एक पहले लिक्विड बनाएं, पहले एक बीकर लें, बीकर के अंदर कलर डाल दें, सही है, कलर डालने के बाद चाक को जो है, चाक होती है ना व्हाइट कलर की जो है, उस चाक को आप जो है वो इस बीकर के अंदर डाल देना, थोड़ी देर के बाद चाक का कलर ब्लू हो जाएगा, फिर आप क्या करना, उस चाक को तोड़ना, ऐसे उस चाक को जो है वो बीच में से तोड़ना है ऐसे। तो चाक को जब बीच में से आप तोड़ोगे तो आप देखोगे चाक बाहर बाहर से तो ब्लू है, लेकिन बीच में जो है वो ब्लू नहीं है, बीच में से तो व्हाइट है। तो इसका मतलब इस चाक ने इस कलर को एड्सॉर्ब किया है, एब्जॉर्ब नहीं किया। अगर एब्जॉर्ब करती तो पूरी की पूरी चाक अंदर से जो है वो अंदर जाकर क्या हो जाती, अंदर जाकर ब्लू हो जाती, अंदर से ब्लू होती, क्योंकि वो अंदर की तरफ एब्जॉर्ब हो जाता। लेकिन अभी ये जो कलर है ये एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, ये अब क्या हुआ है, ये एड्सॉर्ब हुआ है, क्योंकि सिर्फ सरफेस तक रहा है, तो इसको कहते हैं एड्सॉर्प्शन। और अगर अंदर चल जाता तो फिर वो एब्जॉर्प्शन हो जाती। हुआ कुछ क्लियर? यस सर। अच्छा अब देखो इम्बिबिशन, कौन कौन से हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस हैं जिनकी इम्बिबिशन हो सकती है। एक तो स्टार्च होता है, स्टार्च की भी इम्बिबिशन होती है, और गम की भी इम्बिबिशन हो सकती है, प्रोटोप्लाज्म की भी हो सकती है, सेलुलोज की भी हो सकती है, एंड प्रोटीन हैव ग्रेट एफिनिटी फॉर वाटर एंड आर कॉल्ड हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस। पूछ सकते हैं ना एमसीक्यूज के अंदर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस। स्टार्च दे दें, सेलुलोज का नेम दे दें, और ये प्रोटीन गम दे दें, तो फिर आपको पता होना चाहिए सारे के सारे आपकी बुक में दिए हुए ये सब हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस हैं। लिविंग एंड डेड प्लांट सेल आर हाइड्रोफिलिक। प्लांट का सेल चाहे लिविंग हो चाहे डेड हो, दोनों हाइड्रोफिलिक होते हैं। लकड़ी डेड होती है ना, लकड़ी जो होती है वुड होती है वो डेड होती है, लेकिन फिर भी वो हाइड्रोफिलिक होती है। हाइड्रोफिलिक कोलाइड जो होते हैं प्रोटोप्लाज्म के अंदर, कुछ मैंने आपको बताया था, जब कोलाइड्स होते हैं वो भी अगर डेड भी हो जाएं तब भी वो हाइड्रोफिलिक होते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। possess large amount of possess large amount of carbohydrate and such they have very strong affinity of water। चाहे प्लांट के सेल डेड हो जाएं या प्रोटोप्लाज्म डेड हो जाए तो उसमें कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी होती है, और कार्बोहाइड्रेट के अंदर भी वाटर को एब्जॉर्ब करने की क्वालिटी होती है। सीड्स which have very low water potential swell up when placed in water। जो वाटर पोटेंशियल अभी मैंने आपको बताया ही नहीं, वाटर पोटेंशियल तो बाद में बताऊंगा। तो सीड्स के अंदर भी जो वाटर पोटेंशियल बहुत कम होता है तो वो भी पानी को एब्जॉर्ब करके जल्दी से फूल जाते हैं। वुड इन जो रैपिंग अप ऑफ वुड इन फ्रेमवर्क, अक्सर बारिशों के मौसम के अंदर आपके दरवाजे पानी को एब्जॉर्ब करके फूल जाते हैं, अक्सर बंद ही नहीं होते दरवाजे, खिड़कियां भी बंद नहीं हो रही होती, तो उनमें भी क्या हो जाता है, उनमें भी इम्बिबिशन हो जाती है। अब अगर आपसे पूछा जाए, देखो सबसे पहले तो इम्बिबिशन की अब इस पूरे पैराग्राफ में याद क्या रखोगे, पहले तो इम्बिबिशन की डेफिनेशन याद रख लोगे, सही है, फिर याद रख लोगे कि कौन कौन से सब्सटेंस हाइड्रोफिलिक हैं, फिर एग्जांपल्स याद कर लोगे कि इम्बिबिशन की एग्जांपल आपकी बुक में कौन सी दी हुई है। एक तो ग्रेन्स का, सीड्स का, एक सीड्स का पानी में डिप करने की वजह से फूल जाना,
ये इम्बिबिशन है। वुडन जो फ्रेम होते हैं रेनी सीजन के अंदर उनका पानी भरने से फूल जाना जो है वो भी क्या है, वो भी इम्बिबिशन है। ये पॉइंट्स एमसीक्यूज के हवाले से याद रख लेना। मेरे ख्याल से आज तक यहीं सही है। वाटर पोटेंशियल का टॉपिक समझने के लिए तुम्हें थोड़ा एनर्जेटिक होना जरूरी है, क्योंकि मुझे पता है ये आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं। ये किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आता कि वाटर पोटेंशियल क्या होता है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ये सारी टर्मिनोलॉजी जो है वो स्टूडेंट को काफी कंफ्यूज करती है। कोशिश करूंगा आपको ये समझाने की, सही है ना? कल समझाऊंगा लेकिन, ओके सर। सही है ना? आज हम यहीं तक रखते हैं। और आपको जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे रेस्पिरेशन के हवाले से वो सॉल्व करिएगा, और मैं शाम तक उसकी की आपको भेज दूंगा। क्वेश्चन के नंबर लिख दूंगा जो भी, क्योंकि मैंने रैंडमली दिए हैं ना आपको। मिसाल के तौर पे 9 नंबर है तो 9 नंबर के साथ सी लिख दूंगा, 8 नंबर या 5 नंबर है तो उसके साथ डी लिख दूंगा। ऐसे आपको बता दूंगा इसके आंसर। अभी खुद ठीक है करें फिर सर। शाम तक कर लूंगा, सही है ना? ओके, अल्लाह हाफिज।